Subscribe NVC for Maths and press the bell icon to never miss an updates. विद्या केंद्र के YouTube चैनल में स्वागत है आपका। आज हम लोग त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं, उसके बारे में डीप नॉलेज लेंगे। जो हम लोग का स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को पार करने का प्रयास करेंगे। आइए, ट्रायंगल। ओके, देखिए दोस्तों, नाम से ही पता है त्रिभुज है ना, ट्रायंगल है ना। तो यहाँ देखिए, हमको ट्रायंगल, ट्राई का मतलब होता है क्या, 3, और एंगल का मतलब तो आप जान ही रहे हैं, एंगल है ना। ओके, और यहाँ पे देखिए 3 का मतलब ही क्या, 3, और भुज का मतलब भुजा, यानी जिसमें ट्रायंगल, 3 एंगल के बारे में पढ़ते हैं, या हिंदी में कहें त्रिभुज, जिसमें 3 भुजाओं के बारे में पढ़ते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब हम त्रिभुज मतलब 3 भुजाएं होनी चाहिए, 1, 2 और ये हो गई तीसरी। तो भाई यहाँ ले लेते हैं ए, यहाँ ले लेते हैं बी, और यहाँ लेते हैं क्या, ए बी सी। ओके, अब हम देख रहे हैं कि ये हमारे एक साइड ये हुआ, भुजा का मतलब साइड, एक साइड ये हुआ और एक साइड ये हुआ। ओके, तो भाई साइड 1, साइड 2 और साइड 3। ओके, आप देखेंगे तो यहाँ पे ये दो साइड के बीच में जो रोटेशन हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, एंगल। ये साइड और ये साइड के बीच में ये रोटेशन हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, एंगल। और ये साइड और ये साइड के बीच में ये रोटेशन हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, एंगल। तो भाई ये क्या हो गया, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। ओके, 3 एंगल हुए, 3 साइड हुए। और देखिए आपको क्या हुआ, ए को हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष। शीर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिसेस, है ना, वर्टेक्स। इसको भी क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इसको भी क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। ओके, वर्टेक्स, VERTEX लिख लीजिएगा। वर्टिसेस प्लूरल वर्ब हो जाता है, आप वर्टेक्स लिखिएगा, ज्यादा सही रहेगा। ओके, तो हमारे 3 शीर्ष हुए, 3 भुजाएं हुई और 3 कोण हुए। ओके, तो आपको यहाँ जान लेना है कि त्रिभुज ABC में हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे अगर पूछ दिया कोई कि वर्टेक्स कितना, क्या पूछेगा, वर्टेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष बोलते हैं, तो आपको जवाब देने हैं 3। कौन कौन, A, B और C। ओके, आपसे पूछ दे साइड कितने, मतलब भुजा कितनी, तो आपको जवाब देने हैं 3। कौन, AB, BC और AC। आपसे पूछ दे एंगल, एंगल कितने, मतलब कोण कितने, आपको जवाब देने हैं 3। ठीक है ना, कौन कौन, देखिए आप यहाँ चल सकते हैं BAC। अगर ए को दिखाना है, याद रखेंगे यहाँ पे स्टार पॉइंट, जिस एंगल को दिखाना होता है उसको बीच में रखते हैं। जिस एंगल को शो करना होता है, शो करना होता है, उसे बीच में रखते हैं। ध्यान देना है दोस्तों, जैसे ए को दिखाना है, एंगल ए को दिखाना है, तो आपको क्या करना होगा, BAC लिखना होगा। आपको बी को दिखाना है तो एंगल ABC दिखाना होगा। देख रहे हैं, ये बीच में आ रहा है। और सी को दिखाना होगा तो आप ACB भी कर सकते हैं, तो BCA भी कर सकते हैं, BCAB। इसी को हम शॉर्ट में हम कुछ इस तरह से एंगल ए भी कर सकते हैं, एंगल बी भी कर सकते हैं और एंगल सी। ध्यान रहे, ये तभी लिख सकते हैं जब फुल कंप्लीट एंगल है। बीच बीच में अगर कटआउट है तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, है ना, उसको फिर पूरा नेमिंग करना होगा। तो ये भी फुल एंगल है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, कहीं भी कटआउट नहीं है, तो इसको फुल लिखेंगे तो एंगल ए भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट में एंगल बी और एंगल सी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, ट्रायंगल का स्मॉल, एक तरह से डिफिनेशन भी कहें और इंट्रोडक्शन भी कहें, है ना, आपके लिए दोनों है ये। तो ट्रायंगल का हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया और ट्रायंगल का डिफिनेशन दिया। ओके, अब आइए ट्रायंगल के टाइप्स में, कि ट्रायंगल के टाइप्स क्या होते हैं,
और उसके बाद हम लोग जानेंगे यहाँ से। देखिए दोस्तों, आपको एक बात मैं चलते चलते यहीं पे आपको बता दूं, है ना, क्लियर कर दूं आपको। ये सब मैं हटाता हूं अभी, है ना। देखिए, ट्रायंगल को आप कैसे पहचानो, है ना, जानने का तरीका, है ना। आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे कोई ट्रायंगल को, कि ट्रायंगल है या नहीं, आप कैसे इसको पहचानेंगे। देखिए, आपको दो तरीके से पहचान होती है। एक, है ना, किसी दो साइड का सम तीसरे से बड़ी होनी चाहिए। किसी दो भुजा यानी साइड का योग का मतलब सम तीसरे से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तीसरे से बड़ी यानी ग्रेटर होना चाहिए। सम ऑफ टू एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। ओके, तो क्या होनी चाहिए, दो साइड का सम तीसरे से बड़ी। जैसे आप अगर देख लें तो आपको यहाँ पे ये हो सकता है कि ए बी और बी सी का सम जो हो वो क्या हो, ए सी से बड़ा होना चाहिए। अगर ये 5 है, ये 4 है, तो 5 + 4 9, और ये अगर दे दे 10, सपोज करे ये 5 दे दे, ये 4 दे दे और ये 10 दे दे, तो 5 + 4 क्या हो जाएगा, 9। 9 जो है क्या 10 से बड़ा है क्या, तो आप कहेंगे नहीं है, तो ये ट्रायंगल ड्रॉ नहीं हो सकता है। ट्रायंगल ड्रॉ करने का मैं आपको बता रहा हूं तरीका कैसे। तो कोई भी दो साइड का सम क्या होने चाहिए हमको, तीसरे से बड़ी होनी चाहिए। जैसे इस कंडीशन में 5, 4 और 10 की कंडीशन में नहीं हो रहा है, इसलिए ट्रायंगल ड्रॉ नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे रहता 7, तो 7 + 4 11 जो है 10 से बड़ा है, तो कहेंगे ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है। 7 + 4 11, ये 10 से बड़ा है, तो ट्रायंगल हमारा ड्रॉ होगा। ओके, उसी तरीके से और भी आप देख सकते हैं कि BC + AC ग्रेटर होना चाहिए किससे, AB से। उसी तरीके से और हो सकता है, तीनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए, ध्यान देना है आपको हो जाएगा फिर यहाँ से AC + AB, है ना, AC + AB का सम क्या होने चाहिए आपको, BC से बड़ी होनी चाहिए। ओके, ये आपको तरीका है जिससे आप ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन बनावट हो सकता है नहीं हो सकता है, ये आपको तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए, तीनों साइड के लिए। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ट्रायंगल ड्रॉ ही नहीं हो सकता है। ओके, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन इसी को उल्टा करके लिख देता है कभी कभी, है ना, उल्टा करके, इसी को उल्टा करके बोलेगा, कहेगा दो भुजाओं का अंतर तीसरे से छोटा होना चाहिए, है ना। दो भुजाओं का अंतर, है ना, यानी डिफरेंस क्या होनी चाहिए, दो भुजाओं का यानी दो साइड्स का डिफरेंस तीसरे से छोटी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। मतलब कि अगर हम ऐसा करें 10 - 4 करें, 10 - 4 करें, तो 10 - 4 करें तो कितना होगा, 6 होगा। क्या 6 जो है 7 से छोटा है, तो आप कहेंगे है। जब 6 जो है 7 से छोटा है, इन दोनों को हमने माइनस किया, माइनस करने के बाद तीसरी भुजा हमारी ये है, तीसरा साइड ये है, इससे छोटा होना चाहिए। अगर इससे छोटा होगा तो ट्रायंगल ड्रॉ होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन, AB को अगर मान के चलिए BC से आप माइनस करते हैं, AB को BC से माइनस करते हैं, तो हर हाल में इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए किससे, AC से। किससे होना चाहिए, AC से। इसी तरीके से और दो हो सकता है, और दो क्या होगा, BC को अगर माइनस कर दिए हम AC से, तो इसका जो वैल्यू होना चाहिए छोटा होना चाहिए किससे, AB से। ध्यान देना है। एक और हम लोग ले सकते हैं, AC को अगर माइनस कर दे BC से, AB से, तो इसका क्या होना चाहिए, BC से छोटा होना चाहिए। ये आप ध्यान रखेंगे। ये दो कंडीशन, या तो ये फॉलो करा दीजिए और नहीं तो ये फॉलो कराइए, ये दोनों में से कोई एक फॉलो होना चाहिए, तभी हम ट्रायंगल कहेंगे, नहीं तो ट्रायंगल नहीं कहेंगे। ओके,
तो ये हो गया ट्रायंगल का अभी तक जो हमने बताया वो ट्रायंगल के डिफिनेशन, ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन और ट्रायंगल कैसे फॉर्म हो सकता है उसके बारे में मैंने पूरा कंप्लीट आपको यहाँ तक बताया। आपको अब यहाँ से टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ने, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के प्रकार यानी त्रिभुज के प्रकार पढ़ने, ध्यान देना है आपको अच्छे से। त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं वो दो तरह से होते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। एक जो है भुजा के अनुसार, भुजा के अनुसार, भुजा के अनुसार कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू द साइड। और एक जो होता है वो कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, ये हो जाएगा बेस्ड ऑन एंगल, कोणों के आधार पर। ओके, देखिएगा भुजा के आधार पर जो होगा वो तीन तरह का होता है, ठीक है ना। पहला, फर्स्ट जो होता है उसको हम कहते हैं इंग्लिश में स्केलेन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? स्केलेन, SCALENE, स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है ना। जिसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना, समझते जाइएगा। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब मैं एक फिगर यहाँ पे बना दूं दोनों के लिए, ये सारे के लिए वर्क करेगा, ABC, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, विषम बाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि अगर तीनों भुजाओं AB, BC और AC तीनों का मेजरमेंट बराबर नहीं होना चाहिए, AB बराबर नहीं होना चाहिए BC और बराबर नहीं होना चाहिए AC। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये हमारा 5 हो, ये 4 हो और ये 6 हो, अलग अलग रेशियो, अलग अलग मान रहे, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। अगर तीनों भुजा अलग अलग होंगे, है ना, इफ ऑल साइड्स आर डिफरेंट टू वन अनदर, अगर एक दूसरे से सभी भुजाएं अंतर हो, अलग हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे। ओके, तो ये हो गया स्केलेन ट्रायंगल, है ना। अब होता है सेकेंड नंबर, आपको आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ISO, है ना, ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका हिंदी होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से ही पता चलता है दोस्तों कि सम का मतलब होता है बराबर और द्वि का मतलब दो और बाहु का मतलब भुजा होता है ना। तो यानी दो भुजाएं बराबर हो, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर कोई ट्रायंगल की दो भुजाएं आपस में बराबर हो, जैसे सपोज कर लें कि ये और ये, है ना, आपस में बराबर हो, चाहे ये और ये, चाहे ये और ये, कोई भी दो आपस में बराबर हो, तो वैसे हम लोग त्रिभुज को क्या कहते हैं? आपको आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ आप देखें तो इस फिगर के अनुसार से हमने क्या लिखा, AB = BC, लेकिन दोस्तों इसके साथ इक्वल नहीं होना चाहिए कौन? AC। हम सपोज करें कि अगर ये 10 है, ये 10 है, तो ये क्या हो जाए? 5 हो जाए। ये दोनों का आपको मेजरमेंट बराबर है, ये दोनों 10 सेंटीमीटर के हैं, ये वाला और ये वाला, लेकिन ये 5 सेंटीमीटर है, इस कारण से क्या हो जाएगा? ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है ना। आइए थर्ड नंबर में होता है, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। इस बार दोस्तों यहाँ था समद्विबाहु, दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, यहाँ सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजा, सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए।
अगर सभी भुजाएं इस बार बराबर होंगी तो उसे क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन अ ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल देन इट्स कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। समबाहु मतलब ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी। अगर ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो और ये भी 5 सेंटीमीटर हो, अगर तीनों हमारे बराबर होते हैं तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। तीनों अगर हमारे बराबर होते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम दोस्तों? इक्विलेटरल ट्रायंगल। साथ ही साथ ध्यान देना है, जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो तीनों कोण भी इसके क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तीनों कोण यानी एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। और बहुत मजे की बात है कि तीनों एंगल का मान यहाँ कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ये भी यहाँ पे चलते चलते ध्यान रखना है। इसमें ऐसा कोई बात नहीं होता है। इसमें अगर ए बी और बी सी बराबर है तो इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो इसमें ए बी और बी सी बराबर है। ए बी ये है और बी सी ये है। ए बी के सामने कोण सी हो गया, इसमें आप कह सकते हैं कोण सी, और बी सी के सामने हो गया कोण ए। ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन कभी भी हमारा कोण बी बराबर नहीं होगा, है ना? ये भी बात ध्यान देना है। जो जो भुजाएं बराबर है, जो साइड बराबर है, उसके अपोजिट कोण, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो हमारे क्या होते हैं? बराबर होने चाहिए। और यहाँ पे तो तीनों साइड बराबर है, तीनों कोण भी बराबर होगा, तीनों का मान कितना होगा? 60-60-60 होगा। इसमें ऐसा कोई बात नहीं होगा। इसमें जब तक बी नहीं पता होगा, जब तक सी और ए का मान पता नहीं चल सकता है ना? आइए, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर यानी बेस्ड ऑन एंगल, एंगल के आधार पर हमारा क्या होगा उससे आप जाने। यहाँ भी 3 तरीके के होते हैं, ठीक है ना? सबसे पहला आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब होता है दोस्तों, उससे भी आप अच्छे से समझें, इसी फिगर में मैं आपको क्लियर कर देता हूं। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि इसमें जो कोण हमारे होने चाहिए वो प्रत्येक कोण हमारे कितने हैं? एंगल 3 है, ए बी सी। प्रत्येक कोण जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? प्रत्येक कोण यानी ईच एंगल, प्रत्येक कोण 0 डिग्री से क्या होने चाहिए? बड़ा, लेकिन 90 डिग्री से क्या होने चाहिए? छोटा। ये आपको ध्यान देना है। प्रत्येक कोण क्या होने चाहिए? ये एक परफेक्ट हमारा क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल का हमारा क्या दिख रहा है? फिगर दिख रहा है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का परफेक्ट फिगर हमारा, ठीक है ना? तो क्लियर है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोण में आपको क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा और 90 से छोटा। आइए सेकेंड होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जिससे हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, है ना? ध्यान देना है। समकोण त्रिभुज में क्या होगा? इसका फिगर देखिए, पहला का फिगर है, दूसरा का फिगर, यहाँ फिगर चेंज होगा। तो यहाँ फिगर क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। और 90 डिग्री तभी होगा जब एक हमारा क्या होगा? बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा। एक आधार एक लंब होगा और दोनों एक दूसरे पर खड़ा होगा। जैसे सपोज करें ये बुक हमारा बेस है और ये इस पे आके पेन खड़ा हो जाता है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओके, तो हम लोग इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, हम लोग इसको हाइट भी बोलते हैं और हम लोग इसको अल्टीट्यूड भी बोलते हैं। 3 नाम इसका होता है, परपेंडिकुलर, हाइट होता है और अल्टीट्यूड भी होता है, ठीक है ना? ये तीनों नाम से जानते हैं। और ये क्या हो गया? एक नाम हमारा बेस हो गया। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या जानना है कि एक कोण जो होना चाहिए वो समकोण होना चाहिए। एक कोण कितना होना चाहिए? समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। एक कोण समकोण होना चाहिए। ओके, चलिए आइए थर्ड नंबर। एक्यूट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण।
क्या बोलते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा, यहाँ पर क्या हुआ 90 डिग्री। अब क्या होना चाहिए 90 से बड़ा और क्या होना चाहिए हमारे 180 से छोटा होना चाहिए। इसका फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगा, आप इसका फिगर ऐसे बना सकते हैं, है ना। ये देखिए ऐसे थोड़ा इस तरह से इसको क्या करना है, बढ़ा देना है और यहाँ से लेकर के ऐसे मिला देना है। तो यहाँ देखिएगा कि ये 90 डिग्री आ रहा है, इस तरह से किया जाएगा तो क्या होगा 90 होगा, लेकिन ये क्या हो रहा है 90 से थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो 90 से बड़ा होने चाहिए और 180 से छोटा होने चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ क्या होगा एक कोण, ध्यान देना एक ही कोण होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। ओके, तो ऑब्ट्यूज में क्या देख पाए आप, इसका फिगर भी आपके सामने है। तो इसका फिगर हमारा क्या है, ये हो गया, इसका कौन हो गया, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर दूं कि हमारे साइड के अनुसार से, एंगल के अनुसार से, साइड के अनुसार से होगा विषम बाहु, स्केलन बोलते हैं, तीनों भुजा बराबर नहीं होनी चाहिए। आइसोसेलेस समद्विबाहु कहते हैं, दो भुजा बराबर एक नहीं होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु मतलब दो भुजाएं क्या, तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तीनों कोण भी बराबर होना चाहिए और तीनों कोण का मान कितना होगा 60 60 60। आइए एक्यूट एंगल, एक्यूट का मतलब न्यून कोण, नाम से ही पता चलता है न्यून कोण, न्यून होना चाहिए, कम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, 0 से बड़ा 90 से छोटा, उसका फिगर हमारा ये है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक कोण समकोण होना चाहिए, समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है, समकोण तभी बनता है जब लंब और आधार मिलता है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या फिगर ये हमारा है, हमारा लंब जो होता है जिसको इंग्लिश में हम लोग या फिर हमको 3 नाम से जानते हैं, परपेंडिकुलर, हाइट या अल्टीट्यूड। ओके, ये ध्यान देना है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज का मतलब अधिक कोण होता है, जिसका फिगर ये बना हुआ है, देखिए लग रहा हो कि 90 से बड़ा है, और इसमें क्या होना चाहिए, एक कोण 90 से बड़ा होना चाहिए और दूसरा 180 से छोटा होना चाहिए। ये हो गया आपको कि ट्रायंगल के टाइप्स कौन कौन है ना। अब ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टी है ना, एंगल और साइड से रिलेशन है जिसका, उसको हम आपको अभी बताने वाले हैं। देखिए कुछ टर्म ऐसे हैं जो ट्रायंगल से संबंधित हैं, है ना। टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल, है ना, त्रिभुज से संबंधित कुछ पद है ना। टर्म है मतलब पद है, पद का मतलब टर्म ही होता है। ओके, देखिए क्या क्या है। सबसे पहला जो आता है वो आता है टर्म, उसका नाम है मीडियन, जिसको हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। क्या बोलते हैं, माध्यिका। समझना है बातों को, है ना। तो माध्यिका क्या होता है, माध्यिका को आप समझेंगे अच्छे से। माध्यिका का नाम से पता चलता है, माध्यिका मतलब मध्य से, कहां से, मध्य से। ओके, माध्यिका का मतलब होता है मध्य। देखिएगा अगर ये एक त्रिभुज बनाए, क्या बनाए, एक त्रिभुज ए बी और सी, ये हमारा एक शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष, इंग्लिश में बोले तो वर्टेक्स वर्टेक्स वर्टेक्स। देखिए अगर किसी वर्टेक्स से आप बीच में अगर कोई रेखाखंड डालते हैं, बीच में एकदम इन दोनों के बीच में डालना है, जिसको हम ले लेते हैं डी। बीच में डालने का मतलब इधर और इधर क्या होने चाहिए, बराबर। तो याद रखिएगा इस डी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं मध्य बिंदु। क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु, इंग्लिश में बोलते हैं मिड पॉइंट। क्लियर है, इसको क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट, ठीक है ना। और यही एडी जो हुआ, ये जो एडी हुआ, और अगर हम बी से भी डाल दें ऐसे ही बीच में, हम ले ले ई, और ये भी क्या हो, आपस में बराबर हो। हम उसी तरह से सी से डाल दें एफ, और एफ में भी तीनों क्या हो, आपस में बराबर हो। तो ऐसे में हम कहेंगे एडी को, ये जो एडी हुआ, ये जो बी हुआ, और ये जो सी एफ हुआ, एडी बीई और हमारा जो सी एफ है, यही तीनों हमारा क्या कहलाएगा, माध्यिका। इसको क्या कहेंगे, माध्यिका, मीडियन।
इन तीनों को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? माध्यिका, इंग्लिश में इसको बोलेंगे मीडियन। ओके, तो आप समझ पाए कि माध्यिका क्या हुआ, है ना? माध्यिका क्या हुआ कि शीर्ष लंब से उसके विपरीत भुजा पर डाला गया रेखाखंड जो बीचों बीच हो, उसे क्या कहेंगे? माध्यिका बोले, है ना? ओके, a line segment passes from vertex to opposite side, vertex to opposite its side, इसके वर्टेक्स और इसके अपोजिट साइड से पास करे एट मिड पॉइंट। कहाँ पे? मिड पॉइंट पे पास करे, मिड पॉइंट से पास करे। ओके, तो मिड पॉइंट पर हमारा क्या कर रहे? मिले आकर, तो मिड पॉइंट पर जब आकर मिलेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? मध्य बिंदु बोलेंगे। जैसे डी मध्य बिंदु हुआ, ई भी मध्य बिंदु हुआ और एफ भी मध्य बिंदु। डी ई एफ तीनों हमारा मध्य बिंदु, ए डी माध्यिका, बीई माध्यिका, सी एफ माध्यिका। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर आकर मिलता है, सपोज करें इसका नाम क्या? ओ। सपोज करें इसका नाम क्या है? ओ। तो यहां से ध्यान देना है कि ओ जो है, ओ, इसको जो है एक स्पेशल नाम जानते हैं और जिसका नाम है सेंट्रॉइड, हिंदी में केंद्रक। हमने नाम हिंदी में लिख के रखा है, इसका नाम क्या है? सेंट्रॉइड। हिंदी में बोलते हैं इसको दोस्तों केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। ध्यान देना है, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे ही क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ऑल मीडियन मीट्स on that point is called centroid। जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर तीनों माध्यिकाएं, तीनों से हमारे क्या होंगे? मीडियन आकर के मीट करता है, उसे क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। भाई तीनों कहाँ मीट किया? ओ पर, तो ओ को क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड। एक बात और दोस्तों आपको ध्यान देना है यहाँ से, ये जो सेंट्रॉइड होता है, ये जो केंद्रक होता है, ये माध्यिका को 2 और 1 के अनुपात में बांटता है। ध्यान देना है, केंद्रक जो हुआ यानी सेंट्रॉइड जिसको बोल रहे हैं, सेंट्रॉइड, है ना? ये आपको ध्यान देने हैं कि सेंट्रॉइड जो है माध्यिका यानी मीडियन को 2 और 1 के अनुपात में बांटता है। क्या करता है? 2 और 1 के अनुपात में बांटती है। जैसे इधर हो जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 1। 2 और 1 के अनुपात में बांट। क्लियर? ये हो गया आपका पहला मीडियन, ठीक है ना? दूसरा पॉइंट आइए, दूसरा पॉइंट में जो आपको जानना है ना, वो कौन सा पॉइंट है उससे मैं देख लूं। हाँ, अल्टीट्यूड। क्या नाम है? अल्टीट्यूड। अभी मैंने बता रहा था अल्टीट्यूड के बारे में, ठीक है ना? इसको हम 3 नाम से जानते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अल्टीट्यूड होता है, इसी को हम लोग परपेंडिकुलर भी कहते हैं, अभी मैंने तुरंत बताया था। और इसी को हम कभी कभी हाइट के भी नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना? तीनों का आप हिंदी ऊंचाई भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ऊंचाई। लंब भी बोल सकते हो, इसका हिंदी क्या होता है? लंब होता है ना? क्लियर है? ये हो गया। अब ये क्या होता है वो आप समझो, देखिएगा। सब एक ही जैसा लगेगा देखने में, बस अंतर होगा क्या? समझने का फेरा है। ए बी सी, देखिए ये आके बीच में मिला। कहाँ मिला? बीच में, तो इसको बोल दिए क्या? माध्यिका। ये बीच में नहीं मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है, बीच में भी मिल सकता है, बीच में नहीं भी मिल सकता है। ये सीधा यहाँ पर से आएगा ना, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये इधर भी और इधर भी। ध्यान देना है, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? यहाँ पे डी ले लिए, तो ये डी हमारा क्या हो गया? अल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर या हाइट हो गया, ठीक? यहाँ से हम एक इधर से भी डाल सकते हैं, डी के बाद यहाँ पे ले ले, ई ले ले, इधर भी 90 बनाएगा और इधर भी 90 बनाएगा। यहाँ से क्या ले ले? एफ भी ले सकते हैं, यहाँ 90 बनाएगा और यहाँ 90 बनाएगा। तीनों जगह क्या होगा? 90 बनाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? 90 डिग्री जब बनाता है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि बी एफ हमारा EC और AD हमारे क्या हैं? अल्टीट्यूड हैं, लंब है, ऊंचाई है। आपको जो बोलना है वो बोलिए, सबका मतलब एक होता है ना? लंब कह लें या फिर ऊंचाई कह लें
या फिर हम क्या कह लें अल्टीट्यूड का। ओके, अब देखिएगा तीनों जहां पे लंब यानी तीनों परपेंडिकुलर जहां पे आके मीट करते हैं, इसको अगर O से इंडिकेट करे तो इसका भी नाम होता है, यहां से ध्यान रखिएगा, O फॉर ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर के नाम से इसको जानते हैं। हिंदी में देख करके लिख देता हूं, लंब केंद्र कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? लंब केंद्र। क्या होता है दोस्तों? लंब केंद्र होता है, ध्यान देना है, ठीक है ना। तो तीनों अल्टीट्यूड, तीनों परपेंडिकुलर या तीनों हाइट जिस पॉइंट पे आकर के मिलते हैं, जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्थो सेंटर कहते हैं। क्लियर है? और हमारा जो ये एडी है, हमारा जो ये बीएफ है और हमारा जो ये सी है, इसको हम लोग क्या जानते हैं? अल्टीट्यूड, लंब, ऊंचाई, हाइट, परपेंडिकुलर, लंब, उसके नाम से हम जानते हैं। क्लियर है? आइए थर्ड पॉइंट में आइए, समझते जाना है बातों को। थर्ड पॉइंट में हमारा आता है यहां से इन सेंटर। क्या आता है? थर्ड में इन सेंटर। इन सेंटर, ध्यान देना, हिंदी इसका होता है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र होता है दोस्तों। क्या होता है? अंतः केंद्र होता है, ठीक है। अंतः केंद्र का मतलब केंद्र से हम लोग को ऐसा लग रहा है कि सेंटर के बारे में चर्च करना चाह रहा है। किसके बारे में? सेंटर के बारे में, ठीक है। नाम से ही पता चलता है कि अंतः केंद्र मतलब अंदर में सेंटर होना चाहिए। सेंटर कहाँ होना चाहिए? अंदर में होना चाहिए। देखिए आपको कभी कभी ऐसा होगा, फिगर ड्रॉ करने के लिए बोलेगा, देखिएगा समझिएगा बातों को। ये ट्रायंगल है, क्या है? ट्रायंगल है, ए बी और सी, ध्यान देना है। कभी बोलेगा आपको इस ट्रायंगल के अंदर हमको सर्कल बनाना है। ये ट्रायंगल जो है ना, देख रहे हैं आप, इस ट्रायंगल के अंदर क्या बनाना है? एक सर्कल बनाना है। तो भाई सर्कल की जो पहचान होती है उसके सेंटर और रेडियस से होती है। कोई भी सर्कल आप तभी ड्रॉ करेंगे जब उसका आप सेंटर आपको मालूम हो, आपका मूल बिंदु उसको मालूम हो, तभी आप सर्कल ड्रॉ कर पाइएगा, वृत्त आप बना पाइएगा, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे वृत्त कैसे बनेगा? वृत्त बनने के लिए तो केंद्र चाहिए, और केंद्र हमारे पास है नहीं। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों कि इसके ये कोण, ये एंगल और ये एंगल, हमारे तीन एंगल है, तीनों एंगल को हम बराबर से क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। इधर से इसको बाइसेक्ट करेंगे तो ये और ये बराबर हो जाना चाहिए। इधर से ये बाइसेक्ट होगा, ये और ये बराबर होना चाहिए। इधर से ये बाइसेक्ट होगा और यहाँ पे ये बराबर होना चाहिए। मतलब इसके कोण का समद्विभाजक हम लोग लेंगे। मतलब आपको बाइसेक्टर लेना होगा। बाइसेक्टर का मतलब आधा आधा बांटने वाला। और तीनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर आके मीट करेगा, तीनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर आकर के मीट करेगा, वही हमारा क्या होगा? सेंटर होगा। यही हमारा क्या होगा? सेंटर होगा। और अब यहाँ सेंटर पर रख करके और गोल घुमा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा दोस्तों। जैसे मैं बनाने का प्रयास करता हूँ, देखिए कुछ इस तरह से, पता नहीं अच्छा बन पाएगा कि नहीं, लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसा एक हमारा क्या बन गया? वृत्त बन गया, एक सर्कल बन गया। तो सर्कल आप समझे कि सर्कल मैंने आपको कैसे बनाया? ट्रायंगल के अंदर बनाना है। आपको क्या करना है? ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को बाइसेक्ट करने हैं। तो बाइसेक्ट को कोई करेगा हमारा क्या? लाइन सेगमेंट, रेखाखंड ही करेगा। जैसे एक रेखाखंड ये किया ओसी, इसको किया ओए, इसको किया ओबी। तीनों रेखाखंड यानी तीनों लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पर आकर मिलता है वही हमारा क्या कहलाता है? सेंटर। उसका नाम स्पेशल है अंतः केंद्र, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर में बनाना है सर्कल, इसलिए उसका नाम क्या है? अंतः केंद्र। ठीक, आइए 4 नंबर एक और होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर है ना, इसको बोलते हैं परिकेंद्र। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिकेंद्र। अब आपको जानना है, परि का मतलब बाहर होता है, अंतः का मतलब अंदर, तो परि का मतलब बाहर होता है। क्या होता है? बाहर। इस बार आपको दोस्तों क्या करना है कि ये जो हमारा त्रिभुज है, ये जो हमारा ट्रायंगल है, ए बी और सी, ध्यान देना है। इस पहले तो हमने क्या बनाया? अंदर में सर्कल बना दिया।
अब ये सर्कल बाहर बनाना है, सर्कल कहाँ बनाना है, बाहर। तो ध्यान दीजिए, अंदर जब बनाए तो एंगल को हमने बाइसेक्ट किया, बाहर जब बनाएंगे तो साइड को बाइसेक्ट करेंगे। इसको साइड को कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये जैसे लाइन है ना, बाइसेक्ट कैसे होता है मालूम है? देखिए बाइसेक्ट करने के लिए मैं सिखाता हूँ। अगर ये लाइन है, सपोज करें ये 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट है, ठीक ना, इसको बाइसेक्ट करना है, मतलब आधा आधा बांटना है। तो 5 से हाफ से आधा लीजिएगा, 5 का आधा कितना, 2.5, 2.5 से ज्यादा लेना है, मतलब 3 लेना है। और 3 लेकर के यहाँ से एक आर्क ले लेना है और यहाँ से एक आर्क ले लेना है, फिर यहाँ से एक आर्क लेना है और एक आर्क यहाँ से लेना है, इसको ले करके मिला देना है। यही क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। तो वो एक कंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है, लेकिन फिलहाल आपको जानना है कि AB को हम आधा पार्ट में बांटेंगे, AC को हम आधा पार्ट में बांटेंगे और BC को हम क्या करेंगे, आधा पार्ट में बांटेंगे। यानी हमारा जो होना चाहिए वो क्या, कि इसके भुजाओं को हम क्या करें, भुजा को हम क्या करें, बाइसेक्ट करें, यानी आधा आधा में बांट दें। भुजा क्या करें, हम आधा आधा में बांट दें। और जिस पॉइंट पर हमको तीनों भुजाएं आकर के, वो रेखाखंड जो भुजा को आधा आधा बांटा था, वो जिस पॉइंट पर आके मिलेगा, उसी पॉइंट को कहेंगे हम क्या, सरकम सेंटर। यानी यही हमारा सेंटर मिल गया। अब इस सेंटर के साथ अगर हम गोल घुमाते हैं तो सर्कल कहाँ मिलेगा, सर्कल हमको त्रिभुज के बाहर मिलेगा। समथिंग कुछ लाइक ऐसा मिलेगा। मैं प्रयास करता हूँ फिर बनाने का, हंसिएगा नहीं आप लोग, यह त्रिभुज बनेगा नहीं ठीक से, मैं जानता हूँ। सॉरी, ये हमारा कुछ इस तरह से बन गया है ना। ये जो वृत्त हमारा बना, इस वृत्त का सेंटर कहाँ है, इस वृत्त का सेंटर हमारा यहाँ है। ये सेंटर कैसे मिला, आप कहेंगे तीनों भुजाओं को हम क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक लेंगे, लंब समद्विभाजक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे। आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों आकर के जिस पॉइंट पर मिलेगा वही हमारा क्या होगा, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर का मतलब सेंटर होना चाहिए ट्रायंगल के अंदर, लेकिन सर हमारा ये सेंटर जो होना चाहिए कहाँ, ट्रायंगल के अंदर, लेकिन सर्कल बने कहाँ, ट्रायंगल के बाहर। ओके, सरकम सेंटर मतलब सेंटर अंदर, वृत्त बाहर। इन सेंटर, सेंटर ट्रायंगल के अंदर ही रहे और वृत्त भी अंदर ही बने, ठीक है ना। अल्टीट्यूड का मतलब लंबाई से होता है, लंब से होता है, और हम लोग अल्टीट्यूड कहते हैं उसके, ठीक है ना। तीनों अल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर आके मिलता है उसे क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र कहते हैं। नाम से पता चल रहा है लंब के साथ केंद्र है, हिंदी में और ज्यादा पता चलेगा, है ना। और ये आपको क्या हो गया, इसको इसको और इसको बोलते हैं अल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर या हाइट। ओके, आइए एक और मीडियन को देख लेते हैं। मीडियन क्या हुआ, अगर ऊपर से इस तरह से रेखाखंड बनाते हैं और बीच में आके काटता है इस भुजा को, इसको बोलते हैं मध्य बिंदु, इसको बोलते हैं मध्य बिंदु, इसको बोलते हैं मध्य बिंदु। तीनों माध्यिका जिस पॉइंट पर आके मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का एक खास बात है कि ये जो होगा, ये जो सेंट्रॉइड होगा, ये पॉइंट जो है सेंट्रॉइड, ये माध्यिका को 2 और 1 के अनुपात में बांटेगा। बड़ा वाला 2 होगा और छोटा वाला 1 होगा। ये आपको मैंने बताया कि ट्रायंगल में इस तरह से इसके कुछ टर्म जो हैं इससे रिलेटेड है। ओके, आइए अब मैं बात करता हूं कि इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह से आपको डील करना है। उसके लिए मैं कुछ टिप्स और कुछ टेक्निक उसके लिए मैं आपको बताता हूं। आप अच्छे से जान रहे हैं ये हमारा एक ट्रायंगल है ना, ये हमारा एक ट्रायंगल। अच्छे से ध्यान से देखेंगे, आपको यहाँ से कुछ बातें मुझे बतानी है। ये ए, बी और सी, देखिए ये आपको जो एक एंगल, दूसरा एंगल और तीसरा एंगल, ये 3 कोण हमारे होंगे, ए बी सी, है ना। अभी मैं यहाँ के लिखता हूँ कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये 3 कोण हुए। देखिए ये तीनों कोण जो हमारे दोस्तों हैं ये त्रिभुज के अंदर में, त्रिभुज के कहाँ है, अंदर में, है ना। तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या, अंतः कोण, अंतः कोण, जिसके इंग्लिश में बोलते हैं इंटीरियर, इंटीरियर एंगल, अंतः कोण। ओके, ये और आप यहाँ से बहुत अच्छे से इस बात को जानते होंगे कि तीनों कोण का जो सम होता है ए बी सी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 180 डिग्री, जिसे हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी, इसका क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिसको बोल रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी।
शॉर्टकट में हम लोग कहीं कहीं ASC भी लिखते हैं। ओके, तो हमने क्या बताया कि जो तीनों कोण अभी देख रहे हैं, तीनों कोण कहाँ है? ये त्रिभुज के अंदर है। त्रिभुज के अंदर होने का मतलब क्या है कि इसको अंतःकोण बोलेंगे, और तीनों कोण का जो हमारा सम होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ओके, आइए फिर इसी के जैसा और भी हम एक फिगर बनाते हैं कुछ इस तरह से। देखिएगा, ये हम यहाँ पे लिखते हैं A, यहाँ पे लिखते हैं B और यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों C। ठीक है ना? देखिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए जरा P, यहाँ पे लिख दीजिए Q और यहाँ पे लिख दीजिए R। ठीक, जैसे ये तीनों कोण हमारे, ये कोण और ये कोण अंतःकोण है, उसी तरह से बाह्य कोण भी तो हो सकता है। ये देखिए, एक कोण बाहर में है, ये तीनों हमारे क्या हो गए? बाह्य कोण हो गए, बाहर वाले। ओके, तो यहाँ से याद रखिएगा कि आपको तीन कोण, जैसे नाम होगा आपको क्या? CAP, क्या होगा? एंगल CAP है तो A अंदर, है तो A बाहर। ओके, आपको होगा नाम, यहाँ से आपको होगा CBQ, बाहर की ओर भागना होगा आपको, अंदर नहीं जाना होगा। CBA दे देंगे तो अंदर की ओर, लेकिन CBQ दे देंगे नीचे की ओर तो बाहर की ओर। अब उसी तरह से एक और है, उसका नाम है क्या? R। इसको कैसे दर्शाइएगा? BCR, एंगल BCR। ओके, यहाँ पर A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। ये तीनों हमारे जो हैं, ये तीनों कोण हमारे क्या है? बाह्य कोण है। क्या है दोस्तों? बाह्य कोण है। क्या है? बाह्य कोण है। ओके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, ओके। इसमें जैसे तीन एंगल का सम कितना होता है? 180। इसमें भी कुछ बात होता है, वो क्या होता है आप देखें। हम अगर ले लेते हैं इसको 1, है ना, इसको ले लिए 2, इसको ले लिए 3, इसको ले लिए 4, इसको ले लिए 5 और इसको ले लिए क्या? 6। ठीक है, तो देखिएगा, अगर आपको पूछे कोई कि एंगल 1 का मान कितना होगा, एंगल 1 का मान कितना होगा, तो आपको जवाब देना है कि भाई अपने बगल वाला को छोड़ के अंतःकोण, अपने बगल वाला को छोड़ के अंतःकोण बाकी दो और अंतःकोण के सम के बराबर होता है ना। अपने बगल वाला को छोड़ देना है और लेना है क्या? बाकी जो अंतःकोण है उसको लेना है। ये होता है एंगल 1 बराबर। उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछ दे कि एंगल 4 बराबर कितना होगा, ये तो कहिएगा बगल वाला छोड़ दीजिए, बाकी दो बचा कौन? 2 और 6, इसके सम के बराबर होता है। ओके, कोई पूछ दिया आपसे कि बताइए भैया एंगल 5 का मान क्या होता है, तो आप कहना कि बगल वाला को छोड़ दो, बाकी दोनों को ले लो, तो 2 और 3 हमारा क्या होगा? हमारा अंतःकोण हो जाएगा। तो दो अपोजिट अंतःकोण का मान जो होता है वो क्या होता है? एक बाह्य कोण के बराबर होता है। ओके, तो ये है, समझ रहे हैं बात को। आइए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे आपको बतानी है जिससे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में फायदा मिलेगा। देखिए, आपको मैं बता दूं, यहाँ पे स्टार पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये ABC, ठीक है दोस्तों। अगर B को कोई बराबर काटे और ये इसी से C को कोई बराबर काटे, ठीक है ना, इस तरह से, मतलब ये जो कोण बन रहा है ये बराबर कोण कटा और ये जो कोण कट रहा है ये भी क्या कटे? बराबर कटे। और यहाँ पे ले लेते हैं O, तो पूछेगा कि इसमें और इसमें क्या रिश्ता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछते रहता है हम लोग को, तो इन दोनों में रिश्ता जो है वो ये ध्यान देना है आपको कि अगर इसको जानना है एंगल BOC, तो ये क्या होगा? 90 प्लस A का जितना मान होगा उसका आधा। समझ रहे हैं? ये कोण कितना होगा? 90 प्लस इसका आधा। ये कितना होगा? इसका 90 प्लस इसका आधा। कब? जब अंदर की ओर काटे। और एक बात और ध्यान देना है, एक बार बाहर की ओर भी काटेगा, जैसे देखिए ये और ये, है ना, तो देखिए, तो ये बाह्य कोण हुआ और ये भी क्या हुआ? बाह्य कोण। यहाँ से ऐसे
और यहाँ से ऐसे बाहर में भी काट सकता है। इसका नाम देते हैं ए, बी और सी। यहाँ दे दिए क्या, ओ। फिर पूछेगा कि इसमें और इसमें क्या रिश्ता, तो आपको कहना है इस बार बस माइनस का रिश्ता। एंगल बी ओ सी जो होगा वो 90 माइनस ए का आधा, 90 माइनस ए का आधा। ये दो बातों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो अंतः विभाजित जब होगा तो प्लस होगा और बाह्य विभाजित जब होगा तो माइनस होगा। ओके दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज जिनको हम लोग को याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ समरूप की क्या समरूप क्या है और उसकी हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बारे में हम डिटेल्स चर्चा करेंगे और उसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए रहा हूँ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल है ना, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल जिसे हिंदी में बोलते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता, है ना। त्रिभुजों की सर्वांग समता बोलते हैं, ध्यान देना है। क्या बोलते हैं, त्रिभुजों की सर्वांग समता। देखिए समझना है बात, सर्वांग समता है ना। तो मैं थोड़ा ब्लैक पेन ले लेता हूँ, उस पर मजा आएगा बताने में आपको। देखिए दोस्तों, सर्वांग समता का मतलब क्या होता है ना। सर्वांग समता, अगर इसे आप संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं तो आपको पता चलेगा कि सर्व अंग समान, जितने भी अंग हों सबके सब क्या हो, समान हो। जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं और उससे आप समझने का प्रयास करना है कि देखिए ये मैं आपके सामने एक ब्लैक पेन लाया हूं और ये भी एक क्या है, ब्लैक पेन है, ठीक। अब ये दोनों ब्लैक पेन को एक जगह अगर रखते हैं तो देखते हैं कि ये सभी अंग क्या हैं, बराबर हैं। सभी अंग क्या हैं, ऊंचाई भी, लंबाई भी, चौड़ाई भी, मोटाई भी, कलर भी, सब कुछ बराबर है दोस्तों। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, सर्वांग सम है ना। जैसे अब मैं निकालता हूं ये पेन और ये देखिए ब्लू पेन है और ये हमारा क्या है, ब्लैक पेन है। तो ब्लैक है ब्लू है, सर्व अंग समान है, लेकिन क्या है, ब्लैक है ब्लू है, तो नहीं हो पाएगा। आइए अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा रेड पेन है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, देख रहे हैं। ये हमारा ब्लैक पेन है तो ब्लैक और रेड क्या होगा, सर्वांग सम नहीं होगा। प्रॉपर्टी चेंज कर गए, ब्लैक कलर हो गया, ब्लैक ब्लू हो गया, एक ब्लू हो गया, एक ब्लैक हो गया, एक रेड हो गया। प्रॉपर्टी ही चेंज कर गया, गुण ही चेंज कर गया। जब गुण चेंज करेगा तो क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन सब कुछ बराबर रहेगा, सब कुछ बराबर अगर रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा सर्वांग सम है। जैसे मैं बताऊं कि जैसे दो भाई और दोनों भाई जुड़वा हो, उसे क्या बोलेंगे, सर्वांग सम बोलेंगे, ठीक है ना। दो भाई हों लेकिन दोनों जुड़वा हों, उसे बोलेंगे सर्वांग सम। लेकिन सिर्फ दो भाई हों तो उसे बोलेंगे समरूप, ठीक है ना। रूप समान है, दो भाई है यानी दो लड़का है, दोनों लड़का का प्रॉपर्टी मिलता होगा, रूप समान है, लेकिन हमारा क्या है, दोनों एक नहीं है। दोनों का गुण, जो आंतरिक गुण होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो दो लड़की अगर बोलेंगे तो ध्यान रखना है कि आपको वो समरूप आकृति है, लेकिन दो जुड़वा भाई बोलेंगे तो उसे बोलेंगे सर्वांग सम। दो जुड़वा बहनें होंगी, सर्वांग सम होगा। दो समबाहु त्रिभुज होगा, सर्वांग सम होगा। एक समबाहु और एक समद्विबाहु होगा तो सर्वांग सम नहीं होगा, वो क्या होगा, समबाहु। समबाहु में नेक्स्ट आपको वीडियो में आपको बताऊंगा कि समबाहु क्या होता है ना, समरूप क्या होता है। ओके, तो आप समझ पा रहे हैं कि अगर सिर्फ हमारा क्या होगा, यहां से बात मैं करूं तो आपको न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल जिसे कहते हैं, न्यून कोण, और एक और हमारा क्या हो, न्यून कोण ही हो, ठीक है ना, एक्यूट एंगल ही हो,
तो हमारा क्या होगा, दोनों एक्यूट एंगल हमारा क्या होगा, सर्वांगसम आकृति होगा। क्या होगा, सर्वांगसम। लेकिन ध्यान देना है कि एंगल भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, है ना। साइड भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जैसे अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो, ये 4 है तो ये भी 4 हो, ये 6 हो, ये भी 6 हो। अगर यहाँ पे ये 30 है तो यहाँ पे ये भी 30 होना चाहिए। यहाँ पे अगर 60 है तो यहाँ भी 60 होना चाहिए। यहाँ पे 90 है, अब तो 90 हो गया तो ये हो गया, है ना, तो यहाँ भी 90 होना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे 40 कर दीजिए, यहाँ पे 40 कर दीजिए और यहाँ पे 50 कर दीजिए, है ना। 180 होना चाहिए तो 40 100 80 कर दीजिए, 80 और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 80, ठीक है ना। अब बोलेंगे देखिए ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तीनों भुजाएं बराबर है, साथ में तीनों कोण भी बराबर है, ठीक है ना। तो ऐसी आकृति को हम क्या बोलेंगे, आपको न्यून कोण आकृति जो है हमारा क्या हो रहा है, सर्वांगसम। मतलब सभी अंग समान होने चाहिए, चाहे भुजा हो चाहे कोण हो। तो याद रखिएगा, अंग का मतलब होता है यहाँ पे हम लोग जो ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ज्यामिति पढ़ रहे हैं, तो अंग का मतलब हुआ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भुजा और कोण से, भुजा और कोण से। जिस दो आकृति का भुजा, सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होंगी, उन्हें क्या कहेंगे, सर्वांगसम आकृति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सर्वांगसम आकृति, ठीक है। तो आइए, क्लियर हो गया, सर्वांगसम आकृति आपने समझा। अब यहाँ से कैसे पहचानेंगे कि कोई दो आकृति सर्वांगसम है या नहीं है, उसके लिए हम लोग को 5 तरह का इसमें मिला है, प्रॉपर्टी मिला है। 5 प्रॉपर्टी है दोस्तों, ठीक है ना। पांचों प्रॉपर्टी को आप क्या करेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। कोई आकृति जो है हमारा सर्वांगसम है या नहीं है, उसे हम 5 तरीकों से क्या करते हैं, पहचानते हैं। ओके, तो 5 तरह से क्या होता है, उसे पहचानने का तरीका जो होता है वो कौन कौन है, उसे आप समझें। सबसे पहला जो होता है दोस्तों, वो होता है SAS। SAS मैं एक एक करके चलूंगा और बढ़िया से आपको समझाऊंगा। SAS, S का मतलब होता है साइड, का मतलब भुजा, A का मतलब होता है एंगल और S का मतलब होता है फिर से साइड। ओके, दो आकृति अगर है ना। अच्छा, उससे बात करते हैं अभी हम, पहले लिख देते हैं कौन कौन सा है, क्योंकि ये कंपटीशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। मैंने स्टेट दिया था तो इस बार ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो SAS पहला शब्द होता है, ये ध्यान देना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी मैं पूरी बात नहीं बता रहा हूं इसके बारे में। एक यह अभिगृहित है, हिंदी में इसको देख लेता हूं कैसे लिखा है, अभिगृहित है, अभिगृहित है दोस्तों, ये अभिगृहित, हित ऐसे लिखा हुआ है, सॉरी हित ऐसे है, अभिगृहित है, ठीक है ना, इसीलिए मैंने हिंदी बुक रखा है इसके लिए। अभिगृहित, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्जियम। क्या बोलते हैं, एक्जियम। एक्जियम का मतलब होता है दोस्तों कि सेल्फ प्रूफ्ड है, इसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, ये किसी को दूसरे को प्रूफ करने में सहायता करेगा। एक्जियम का मतलब होता है जो खुद से प्रूफ है, उसे प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है और वो किसी दूसरे को प्रूफ करने में मदद करता है। ये थ्योरम नहीं है, याद रखिएगा, ये कोई प्रमेय नहीं है। आपसे पूछ देगा क्या ये प्रमेय है, तो आपको जवाब देना है ये प्रमेय नहीं है। ओके, आइए सेकेंड नंबर, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होता है उसे देखिए, उसका नाम है ASA, जिसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल। क्या बोलते हैं दोस्तों, एंगल साइड एंगल। अब ये जानना है कि ये एक थ्योरम है जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रमेय। क्या बोलते हैं, प्रमेय। ये एक थ्योरम है, याद रखिएगा, ये क्या है, एक थ्योरम है, ठीक है ना, ये हमारा एक थ्योरम होता है। थर्ड नंबर में आइए, एक हिंदी वर्ड से और आपको मुलाकात होगा अभी। एक होता है AAS, AAS जिसको बोलते हैं एंगल साइड, भुजा भुजा कोण। ये जो होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं उपप्रमेय। क्या बोलते हैं, उपप्रमेय, उपप्रमेय। इसको हम लोग इंग्लिश में कोरोलरी बोलते हैं, कोरोलरी। आप देख पा रहे हैं कि आपको मैंने क्या बता रहा है यहाँ से, कि आपको यहाँ सब कुछ अलग अलग आ रहा है,
ठीक है ना। एक एक्सियम हुआ जिसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, एक हमारा क्या है, थ्योरम है जिसे प्रूफ करने की आवश्यकता है। इसे प्रूफ करेंगे हम लोग तो प्रूफ होगा, ये प्रूफ करने की आवश्यकता है। ये कोरोलरी है, कोरोलरी का मतलब होता है जो किसी थ्योरम की सहायता से प्रूफ हो, जो किसी प्रमेय की सहायता से प्रूफ हो, उसे कोरोलरी बोलते हैं। ये खुद ब खुद प्रूफ नहीं होगा, इसको सहायता लेना पड़ेगा, हेल्प फ्रॉम थ्योरम। थ्योरम से क्या होगा, इसको हेल्प लेना पड़ेगा, तभी जाके ये प्रूफ होगा। तो 3 हुआ, साइड एंगल साइड, ए से और ए। आइए 4 नंबर, एक होता है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब साइड साइड और होता है साइड। एक होता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, ये थ्योरम है, ये क्या है, थ्योरम। 3 थ्योरम होता है। एक होता है दोस्तों RHS, है ना, क्या होता है RHS, समकोण कर्ण भुजा। समकोण मतलब राइट, है ना, और क्या है कर्ण मतलब हाइपोटेनस, राइट हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और एंगल साइड, साइड, है ना। समकोण, समकोण कर्ण और क्या होता है भुजा। आपको ध्यान रखना है कि ये भी क्या है, थ्योरम है, ये भी क्या एक है, थ्योरम है। ओके, तो अब मैं इसको अब डिटेल से आपको लेकर चलता हूं जरा, तब आपको मजा आएगा पढ़ने में क्या है ये सब, है ना। तो आइए मैं आपको इसको डिटेल से लेकर चल रहा हूं और आप इसे समझने का प्रयास करेंगे एक एक करके। ये सब मैं हटा देता हूं। तो ध्यान देना है कि सबसे पहला हमारा था क्या, SAS, ये क्या है, एक्सियम है, क्या है, एक्सियम, है ना, ये थ्योरम नहीं है। दूसरा हो गया ASA, ASA, ये एक हमारा क्या है, थ्योरम है। उसके बाद है AAS, ये हमारा क्या है, कोरोलरी है ना, ये खुद प्रूफ होगा, ये प्रूफ करने की आवश्यकता है, ये थ्योरम के हेल्प से प्रूफ होगा। तीसरा हो गया दोस्तों, चौथा हो गया आपको साइड साइड साइड, ये भी एक क्या है, थ्योरम है। और एक हो जाता है हमारा क्या, RHS, ये हमारा क्या हो गया, थ्योरम है। ये आपको ध्यान देने हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है दोस्तों यहाँ से कि बताइए कि एक दो त्रिभुज को, है ना, हम सर्वांकन करना चाहते हैं, दो त्रिभुज को, त्रिभुज में ये हो जाता है मेनली, दो त्रिभुज को हम सर्वांकन करना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी शर्तें हैं, आपको जब बताना है 5 शर्त। आपको इसी में दे देगा कि क्वेश्चन ऐसे करके, है ना, बोलेगा SAS, है ना, क्या बोलेगा, SAS, ये बोलेगा क्या एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है कि दो त्रिभुज हमारे क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, तो आपको कहना है यस है। आपको दे देगा SSA, बोलेगा क्या ये सर्वांगसम होने के गुण है, तो कहिएगा ये नहीं है ना। आपको ढूंढना है कि इसमें है SSA, तो कहिएगा नहीं है, तो नहीं होगा। ये मिल रहा था, स्टार्टिंग में ही मिल रहा था, तो ये होगा। ओके दोस्तों, आइए मैं आपको समझाता हूं एक एक करके कि इसका मतलब क्या होता है, और उसके बाद हमारा ये लेक्चर क्लास क्या होगा, आज खत्म होगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि हमारा जो ये कॉन्ग्रेंस पढ़ रहे हैं 9th क्लास तक, 10th क्लास में आपको पढ़ना होता है यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज, और समरूप हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इसको हम 5 को देखते हैं अच्छे से और आप समझने का प्रयास करेंगे। सबसे फर्स्ट हमारा जो कहता है दोस्तों वो है साइड एंगल साइड। देखिएगा, आपको एक त्रिभुज ये बनाए हम, अच्छे से देखना है, आपको क्लियर हो जाएगा ABC। एक त्रिभुज और बनाए हम, जिसका नाम है PQR। ठीक, इसको कैसे उपयोग करना है, SS। देखिए, जो मन करे दो साइड ले लीजिए, आप दो साइड कोई भी ले लीजिए, इसमें होगा दो साइड, साइड का मतलब भुजा, दो साइड और उनके बीच का कोण, उनके बीच का कोण, उनके बीच का क्या होना चाहिए, कोण होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। जैसे अगर आप मान के चलिए ये भुजा लेते हैं, ठीक, तो इसके साथ ये लेना होगा, इसमें ये लेना, ठीक ना। ये भुजा कोई लेता है, ये भुजा,
ओके, ये भुजा, तो उसके साथ कोई ये लेता है, ठीक है ना, ये, तो ये ले लिया। तो याद रखिएगा कि इन दोनों भुजाओं के बीच वाला ही कोण होना चाहिए। इन दोनों भुजाओं के बीच वाला मतलब ये ही कोण होना चाहिए, ठीक है ना। कोई चाहेगा कि सर हम ऐसे बनाए, सर हम ऐसे बनाए, यहाँ ABC लिखे और यहाँ PQR लिखे और हमने ले लिया ये भुजा एक टिक, हमने ले लिया ये भुजा एक टिक, मतलब ये दोनों बराबर है। हमने ले लिया ये भुजा और हमने ले लिया ये भुजा, डबल टिक, ठीक है ना, बराबर है। तो आपको कहना है कि ठीक है कोई बात नहीं, आपने इसको लिया तो इन दोनों के बीच वाला कोण ये और इन दोनों के बीच वाला कोण ये आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोण A और कोण Q बराबर होता है तो भी आप कहिएगा कि साइड एंगल साइड लगेगा। मतलब मोटा मोटी बात है कि दो साइड कोई भी ले ले, दो त्रिभुज में, है ना, और दोनों त्रिभुज में क्या करना होगा, जो साइड लिए हैं उसी के बीच का कोण होना चाहिए, तभी क्या होगा, हमारा साइड एंगल साइड का यूज होगा, नहीं तो साइड एंगल साइड का यूज नहीं होगा। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि ये त्रिभुज, एक त्रिभुज ये ले लिए तो सपोज करें ये ले लिए, ठीक ना, ये ले लिए तो सपोज करें ये ले लिए, ठीक, इन दोनों के बीच का कोण ये है और इधर से कोण ले लिए ये, तो ऐसे कंडीशन में फॉलो नहीं करेगा। जब भी लेना हो तो क्या लेना होगा आपको, यही लेना होगा, तब यहाँ बीच, यहाँ भी बीच, तो हमारा क्या होगा, साइड एंगल साइड लगेगा। सेम कंडीशन उसके साथ भी है दोस्तों, ये दोनों बिल्कुल सेम चलता है। यहाँ साइड के बीच में एंगल होना चाहिए, यहाँ एंगल के बीच में साइड होना चाहिए। ऐसे का मतलब क्या होगा कि दो कोई भी आप ले लीजिए कोण, लेकिन उसके बीच का भुजा होना चाहिए। जैसे आप देख लें एक बार, है ना, एक को ही समझना था, बाकी तो आप समझते हुए चले जाएंगे, आपको कोई समस्या ही नहीं होगी। आइए देखिए, आपको क्या करना है, दूसरा जो कहता है वो दूसरा कहता है ASA, एंगल साइड एंगल, एक फिगर में ही आप समझ जाएंगे, एक फिगर और एक फिगर, ठीक, ये नाम ले लिए ABC, ये नाम ले लिए PQR, ओके। तो यहाँ क्या करना होगा, दो कोण लेना होगा। चलिए इसका ये कोण लिए तो इसका ये कोण लिए, कोई भी ले सकते हैं हम, कोण A बराबर कोण R लिए, फिर हमने ले लिया कोण C ले लिया और इधर से ले लिया कोण P ले लिया, सपोज करें इधर से कोण C लिए इस त्रिभुज पे, इस कोण में त्रिभुज P लिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों कोण से बना भुजा ये AC ही लेना होगा और इस कोण से बना भुजा PR ही लेना पड़ेगा, तभी ये फॉलो करेगा, नहीं तो फॉलो नहीं करेगा। यानी जो दो कोण ले उसके बीच की भुजा होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा आंसर गलत होगा, हम लोग ASA को यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक। आइए थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में दोस्तों क्या है, थर्ड नंबर में कहता है AAS, मजेदार है ये, है ना, देखिएगा इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। देखिए ABC, इसमें PQR, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो कोण एवं उसके बीच की भुजा, उसके बीच की भुजा होती है, ठीक ना। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ध्यान देना है, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है दोस्तों वो देखिए कि दो कोण एवं उसके बीच की भुजा नहीं, उल्टा चलता है। मतलब जो दो कोण लेंगे आप, सपोज करिए कोण A आपने लिया, इधर से कोण P लिया, कोण A लिया तो कोण P लिया, इसमें आपने कोण C लिया तो इसमें कोण R लिया, सपोज करें कोण C लिए तो कोण R लिए, तो ध्यान देना है कि इन दोनों के साथ
अगर आप ले लेते हैं AC और PR, AC और PR, तो आपका 100% क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों कोण के बीच वाला भुजा लेना ही नहीं है, इन दोनों कोण के बीच वाला भुजा लेना ही नहीं है। हमको लेना है किसको, इसके साथ लेना है, या तो हम AB के साथ हम PQ ले लें, या फिर हम क्या करें, देखिए आपको क्या करना है, A के सामने कौन है, BC, और P के सामने कौन है, QR। या तो आप BC लीजिए और QR लीजिए, और नहीं तो C के सामने कौन, AB, और R के सामने कौन, PQ। मतलब आपको क्या लेना है, कोई भी दो लेना है, अलग लेना है, आपको बीच वाला खाली नहीं लेना है, बीच वाला सिर्फ नहीं लेना है। आपको A के सामने वाली भुजा लीजिए तो P के सामने वाला भुजा लीजिए, नहीं तो C के सामने वाला भुजा लीजिए तो R के सामने वाला भुजा लीजिए। आपको यही दोनों में से किसी एक के सामने वाली भुजा को देना पड़ेगा, और नहीं तो क्या होगा, आपका आंसर गलत होगा। ओके, तो आप समझ पाए इसको। आइए ट्रिपल एस को हम समझने का प्रयास करते हैं, और फिर RHS भी साथ साथ में चलेगा। देखिए दोस्तों, ट्रिपल एस का मतलब हुआ तीनों साइड क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। सिंपल सी बात, तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर। तो और आसान है, देखिएगा, ट्रिपल एस का मतलब होता है कि एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये ABC और PQR है। तो सपोज कीजिएगा कि इसके बराबर ये हुआ, इसके बराबर ये हुआ, और इसके बराबर ये हुआ। अगर इस तरह से हमारा तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं तो हम किसका यूज करेंगे, ट्रिपल एस का। अब आइए RHS। RHS भी बहुत ही आसान है ना। ये देखिए, आपको सबसे पहले जानिए कि RHS जो होता है ये समकोण त्रिभुज के लिए काम करता है। किसके लिए, समकोण त्रिभुज के लिए है, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर राइट एंगल्ड ट्रायंगल के लिए है, याद रखना है, ठीक। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक हमारा देखिए ये हो गया ABC, एक और ले लिए PQR। इसमें शर्त क्या कहता है कि एक हर हाल में समकोण भुजा, है ना, मतलब कर्ण बराबर होना चाहिए, और दूसरा कोई एक संगत भुजा। कर्ण का मतलब जैसे ये हमारा 90 डिग्री यहाँ है, 90 डिग्री यहाँ है, हर हाल में AC PR के बराबर हो। क्या हो, AC जो हो वो PR के बराबर हो, ये ध्यान देना है हम लोग। पहला पॉइंट कि AC जो है PR के बराबर होने चाहिए। दूसरा में आपको AB जो है वो PQ के बराबर हो जाए, AB जो है वो PQ के बराबर हो जाए, ये मिले, और नहीं तो अगर ये मिल गया तो सुभान अल्लाह, ये नहीं मिला तो एक और हमारे पास है, और नहीं तो BC जो है वो QR के बराबर हो। मतलब कि आपको यहाँ से दो भुजाएं हैं, और दो भुजाएं में से कोई भी एक भुजा उसकी संगत भुजा से बराबर हो जाए। जैसे ये लंब के बराबर हो जाए, अगर ये नहीं हो पाता है कोई बात नहीं, आधार के बराबर हो जाए। लेकिन इसमें एक चीज जो फिक्स रहता है वो रहता है कर्ण तो हमेशा भाई बराबर होना ही चाहिए, कर्ण को कोई काट नहीं सकता है, कर्ण हमेशा बराबर होना चाहिए। साथ ही साथ कर्ण के साथ ये आधार हो और नहीं तो लंब हो। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज यानी दो त्रिभुज को हम लोग क्या करते हैं, सर्वांगसम दिखाते हैं, कॉन्ग्रुएंस दिखाते हैं, ठीक है ना। ये 5 आपको हुआ जो सर्वांगसमता को निर्धारित करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ हमारा सर्वांगसमता। Like and subscribe to NVC for Math.